नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। अब तक आपने पोस्टवार सीपीसी से लेकर फिफ्थ सीपीसी तक का विश्लेषण देखा। आपने लाइक किया, शेयर किया और लगता ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के समझ में ठीक से नहीं आ रहा है। एक ही चीज समझ में आती है फौज की कि कितना डीए हो जाएगा, उसके बाद फैक्टर कितना बचता है, कितना परसेंट वेतन बढ़ जाएगा और न्यूनतम वेतन से लेकर अधिकतम वेतन तक चार्ट बनाने भी शुरू कर दिए लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, कि कितना बेसिक हो जाएगा। उससे पहले जरूरी यह है कि जब भी सीपीसी बैठती है, जब भी कमेटी बैठती है, वो कमेटी पुराने पे कमीशनों का एक विश्लेषण करती है, एनालिसिस करती है और उसमें जो कमी पेशी रह गई है उसको सुधार करके अगला फैक्टर या फिर ग्रेड या फिर कोई नई चीज उसमें डालती है, कोई नई व्यवस्था करती है, जैसा कि 8th सीपीसी में संभव हो सकता है। उसके लिए जरूरी है कि हमें पुराने सीपीसी के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम गवर्नमेंट के सामने अपना पॉइंट स्ट्रांगली रख सकते हैं। जो भी जेसीओआर के हिमायती अब्लिक उनके जो भी रेप, जो भी भागीदारी उनकी पे कमीशन में होने वाली है, पे कमेटी में जिन लोगों को भी बुलाया जाए और वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड के सैनिकों की तरफ से और समस्त देश के सैनिकों की तरफ से ये वीडियोज भी एमओडी और पीएमओ तक जरूर जाना चाहिए। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी देंगे तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं। तो 6 सीपीसी एक रनिंग पे बैंड था जिसका संदर्भ है 127 पेज नंबर 9, जिसके मेंबर सेक्रेटरी सुषमा नाथ और 6 सीपीसी के चेयरमैन जस्टिस बीएन श्री कृष्णा। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि मेंबर सेक्रेटरी सुषमा नाथ, आगे जाकर जिक्र आएगा और जो उन्होंने उदाहरण इलस्ट्रेशन दिया है कि किस प्रकार पे फिक्सेशन किया जाए, उनमें उनके साइन है, संदर्भ सहित बताऊंगा। और संदर्भ संख्या 128 में लिखा है कि जो 5th सीपीसी था, यानी कि जो एक रेगुलर पे स्केल था, उसका लिमिटेड स्पेन था। और बात भी सही है, 15 इंक्रीजमेंट थे। लंबी नौकरी करनी है, सेना की भी 17 साल नौकरी होती तो इंक्रीजमेंट 15 ही उसमें थे, कम मिनिमम सर्विस, और आगे जाकर उसका नेक्स्ट रैंक के लिए कम बेनिफिट था। इसलिए रनिंग पे बैंड एक बेहतर पे बैंड, बेहतर ऑप्शन था। और उसमें अगर आप देखोगे अपग्रेडेशन 1 to 18 पेज नंबर 12 फाइल नंबर 1/1/2008 का 4C रूल नंबर 11 to 17 में कि किस प्रकार से पे स्केल को रखा गया। यानी कि पे स्केल 10 साल बाद खुलता है तो 10 का गुणांक, जब यहाँ पर एक नाइक का उदाहरण देता हूं मैं, इलस्ट्रेशन अब्लिक उदाहरण, तो नाइक का 4000, 100, 6000 का जो पे बैंड रखा गया, ये है S7 का स्केल। S7 में जबकि नाइक का रियल स्केल था 3425, 85 रुपया इंक्रीजमेंट और वो 4700 तक जाता था। आज की डेट पर यही पे बैंड सिपाही से लेकर के, यानी लेवल 1 से लेकर के आज के लिए लेवल 5 तक, यानी पे बैंड 1 में है जो 5200 से 20200 का पे बैंड माना गया है। 1/1/2000 को 10 इंक्रीजमेंट यदि नैक के वेतन में लगा देते हैं, 4000 उन्होंने माना, यानी अपग्रेड करके दिया है, ये कहना चाह रहा हूं। 3425 पर अपग्रेड नहीं, 4000 पर अपग्रेड किया, 80 रुपया इंक्रीज माना तो 10 साल के हो गए 800। अब नाइक का स्केल वहां पर हो गया 4800 और मल्टीप्लिकेशन जो 1.86, यानी कि 6 सीपीसी रनिंग पे बैंड 1.86 का मल्टीपल दिया गया, जबकि सिफारिश पे कमीशन ने 1.76 की दी थी। 0.10 गवर्नमेंट ने उस समय बढ़ाया, इकोनॉमी अच्छी रही होगी और कमेटी के लिए भी धन्यवाद। उस समय कम से कम 40% वेतन जरूर बढ़ा और 7th सीपीसी में केवल 14.27। आगे बात करेंगे तथ्यों के साथ, सरकार किसकी थी, कौन नहीं था, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि हमें कब क्या दिया गया। तो 1.86 लगाकर नाइक का 8928, जो कि राउंड ऑफ होता है 8930, यानी 8930 बेसिक अब्लिक इनिशियल पे वहां पर हुई। और उसमें यदि 2400 नाइक का जो ग्रेड रखा गया तो दोनों जोड़कर होता है 11330। यदि 11330 को आज की डेट पर 2.57 से गुणा करो तो होता है 29118 और राउंड ऑफ 29200, जहां पर हवलदार जी हैं। यहां पर नायक साहब होने चाहिए थे। वैसे भी लेवल 4 सिविल इंक्रीजमेंट है,
वो 7th CPC जब कवर करूंगा, और आज भी खाली स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थी वो सच्चाई। जबकि इनिशियल लेवल पर जब इसे लाते हैं तो मैं आगे आपको बता देता हूं, नैक का इनिशियल जब लाते हैं 9,910 ही है, क्योंकि लोवेस्ट पर लाया जाता है। आप कैलकुलेशन ऑफ ACP देखिएगा, 10 का गुणांक किस प्रकार से देते हैं। 1800 का ग्रेड धन 1800 बेसिक, 7,000 का फिर वो 3% इंक्रीजमेंट 210 उस मिला करके तब होता है गुणा गया 10 + 1 इंक्रीजमेंट, तब होता है 9,910। क्योंकि S1 से लेकर S5 तक मर्ज किए गए, S6 को मर्ज किया गया X ग्रुप और Y ग्रुप करके XYZ, Z मर्ज हो गया, केवल XY रहे। आज की डेट पर आप लोगों ने वीडियोस देख लिया, इस पर उलझाऊंगा नहीं, बहुतों की समझ में नहीं तो आता नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे जाकर जेसीओ के लिए क्या क्या, आप कहते हो ना यार कि अपने रैंक की बात करते हैं, अपने रैंक नहीं हुआ क्या वो देखिए आप। तो यहाँ पर जेसीओज जो नैब सुधार है उनको S9 से गणना की गई, जो पे बैंड 2 का हिस्सा है और ग्रेड है 4200। तो रिवाइज पे तो उस समय का स्केल 5000 से 8000 के पे बैंड मैंने संदर्भ संख्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपग्रेडेशन 319 से बताया था कि किस प्रकार से जिनकी ऐतिहासिक समरूपता गेस्टेड ग्रेड बी के इक्वल है उनको 4800 के ग्रेड में 6 CPC ने डाला। लेकिन यहाँ पर किसी ने याद खबर नहीं की, ना ही अपग्रेड किया, ना ही 5th CPC में 1 स्टार के 2 स्टार दिए, तो उस वजह से वो डाउन डाउन चलते गए। और यहाँ पर मर्ज्ड में उनका सबका यानी कि 5000 से लेकर 6500 के जितना का वेतन था उन सबको रिवाइड करके 5600 माना गया, जबकि नैब सुधार का स्केल 5620 पहले ही वहां पर था। यदि 5600 को 1.86 से गुणा करते हैं, स्क्रीन पर बिल्कुल सुषमा नाथ जी के सिग्नेचर वाला लगा के देख रहा हूं, आप खुद देखना, वो सब मिलाकर होता है 14,620, 4200 जोड़ के और 1.86 जोड़ के। लेकिन फिक्सेशन किस प्रकार से किया गया, उसको फिर लोवेस्ट लाया गया, 9300 से लेकर 34,400 का जो पे बैंड है उसका निचला स्तर, उसमें 4200 अगर आप जोड़ दो 13,500 होता है, उसी को 2.62 की इतनी सारी डाउनफॉल हुई। जबकि इसी वजह से जो पहले 5th CPC में जेसीओ थे और जो 6th CPC में जेसीओ बने, नैब सुधार का वेतन सुबेदारों से अधिक था, और जब भी प्रमोशन होती थी, वो पहले अगर ACP है तो उसे प्रमोशन का इंक्रीजमेंट अलग सा भी मिलता था। इसलिए सीनियर कभी नीचे कभी जूनियर का पे ज्यादा, आपने देखा होगा स्टेपिंग अप के बहुत सारे केसेस उस समय पर हुए थे। इसलिए ये नीचे लाने का एक तरीका था उनका कि पहले दिखा दो कि रनिंग पे बैंड इतना है और फिर इस प्रकार से डाउनफॉल कर दिया जाए। ये था वो फिक्सेशन ऑफ पे बैंड 2। इसके अलावा रनिंग पे बैंड के 3 बड़े स्तंभ थे। एक था MACP कि रनिंग पे बैंड का एंजॉय करने के लिए आपको समय समय पर अपग्रेडेशन कर दिया जाएगा, जिससे आप उच्चतम वेतनमान तक पहुंचोगे। उसके साथ एक लॉलीपॉप और दिया था, उसे कहते हैं लेटरल एक्सपेंशन इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। जैसे मैं 48 साल में रिटायर हुआ, बाकी के 12 साल पैरामिलिट्री में रहोगे। यदि ऐसा होता 60 साल में रिटायर होता, 12 इंक्रीजमेंट लगते, हाथ नहीं फैलाता, ORP दे दो, पेंशन दे दो, तब तक तो नाती नतने भी खूब बड़े हो जाते, नाती पोते, जिम्मेदारी सारी खत्म हो जाती, बच्चों की शादी हो जाती। ये वो सच है शॉर्ट सर्विस का, जो जेसीओ जवान का। और इसी शॉर्ट सर्विस को स्पेशल रिस्क को देखते हुए एक चीज और मिली थी जिसे बोलते हैं मिलिट्री सर्विस पेज, जिसका हर किसी को पता है। 6th CPC के अनुसार पेज नंबर 83 रेफरेंस संदर्भ संख्या 2326 में कहा गया है कि जेसीओ जवान को कोई रैंक पे नहीं मिलती थी। हाँ, नहीं मिलती थी, दी नहीं। डिस्टर्बेंस अलाउंस भी आपने लिया, रैंक पे भी आपने ली। अब 400 रैंक पे कैप्टन साहब की, 2400 ब्रिगेडियर साहब की, तो उसका बोला 2.6% का अंतर है वेतन में। 400 का 6 गुना 2400, 4 छक्का 24। इसलिए इसको 400 को 2.6 से मल्टीपल करो, वो लगभग 1000 आता है, वो जवान को दे दो। और 2400 को 2.6 से मल्टीपल करो, वो 61-62 करीब आता है। उस समय उनका मिलिट्री सर्विस पे रखी गई 6000, आपकी रखी गई 1000, क्योंकि वो रैंक पे के लाभ से क्लेम करते थे। जबकि उसमें ये नहीं लिखा हुआ, उसमें स्पेशल फैक्टर लिखा हुआ है, रिस्क फैक्टर लिखा हुआ है और स्पेशल हार्डशिप लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये क्लेम किया कि इनको पहले नहीं मिलता, कोई नई चीज मिल रही है
तो उसे क्यों ना लपक लिया जाए, इनको कहां से दें। लेकिन भारत सरकार ने उसको 1000 का बढ़ाकर 2000 किया था, जिसका 2.57 आपका आज की डेट पर 5200 होता है। वही आपकी मिलिट्री सर्विस पे है। और तीसरी चीज, 3 बड़े स्तंभ मैंने बता दिया, ग्रेट, एमएसपी, एमएसीपी, उसके अलावा बहुत सारी बारीक चीजें, ऑर्डिनरी कमीशन और ये ऑर्डिनरी पेंशन, इन सब का डिसेबिलिटी, ये सब उसमें शामिल है। लेकिन सबसे पहले ग्रेड का स्तर जो बेसिक बनाती है, जो बेसिक रूट होता है, वो सही नहीं हुआ तो कोई सा भी फैक्टर लगा दिया जाए, आपका वेतन कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। इस प्रकार इन सब को समराइज करते हुए पेज नंबर 459 संदर्भ संख्या रेफरेंस नंबर 71935 में सारे जेसीओ जवानों को एज लाइक पुलिस के रैंकों की तरह दिखा दिया गया और सबको नॉन गजेटेड कहा गया। 4800 का ग्रेड जहां पर सूबेदार मेजर है, उसके नीचे लिखा है 200 अपॉइंटमेंट पे है जिसे वो ड्रॉ कर सकता है। यानी कि सूबेदार मेजर को भी गजेटेड नहीं माना है, क्योंकि केंद्र सरकार के एसओ साहब डिफेंस सेक्रेटरीट के वो 4800 के ग्रेड पर हैं और गजेटेड हैं। वी ऑल आर नॉन गजेटेड एज पर 6th and 7th CPC, जबकि गजेटेड आर्मी हेडक्वार्टर जेसीओ को मानती है। अगर वो अपनी जगह होते तो आगे से रास्ता बंद नहीं होता और एनसीओज और जवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलता, जो 6th CPC खुद क्लेम कर रही है कि ये एक रनिंग पे बैंड है। इसके अलावा आगे जाकर इसी का फर्क आपके पेंशन पर पड़ा। पुरानी पेंशन पॉलिसी जो 33 इयर्स का वेटेज लगता था, वो समाप्त कर दिया गया। दोबारा बोलता हूं, 33 ईयर का जो वेटेज लगती थी उसे समाप्त कर दिया गया। जैसा कि आपका ग्रेजुएटी में लगता है, ऐसे ही अंतिम वेतन के आधे पर उसका गुणांक लगता था, जिससे बेसिक कुछ ठीक बनती थी। लेकिन रनिंग पे बैंड आप उच्चतम इस वेतन मान तक जा रहे हैं, उसका आधा काफी है बोलकर नई पेंशन पॉलिसी 6th CPC की आई, वही 7th में चल रही है। ये कुछ वो यूनियन कारण थे जिस कारण आज भी 2024 के रिटायरीज का पेंशन, खास करके जेसीओ का 2014 वालों से 1130 रुपया कम इसीलिए है। आप इस संदर्भ को दोबारा देख लीजिए। सिर्फ एक नायब सूबेदार की बात करें, 5600 से 14620 की जगह उनको उठाकर ले आया गया 13500 पर, जिससे वो अपने एक्चुअल गुणांक पर नहीं गए और अपग्रेडेशन तो पहले ही नहीं किया, नहीं तो और ऊपर निकलते। जो जवान 24 साल नौकरी करता, तीसरी एसीपी लेता, कम से कम उसे एसीपी बेनिफिट भी होता। हर कोई जर्नल नहीं बन सकता, हर कोई जेसीओ नहीं बन सकता। इसीलिए ये फॉर्मूले आए थे, जो कि ना ही मिनिमम सर्विस में रखा गया एमएसीपी और ना ही उसका कुछ विशेष फायदा हुआ। तो ये था आज 6th CPC का विश्लेषण। और बने रहें और आपको 7th CPC में इससे भी बड़ा मजेदार चीजें आपको दिखाई देंगी और आप बड़े खुश हो रहे होंगे। अभी होगी तसल्ली आपको कि कहां कहां आपको किस प्रकार से अधिकारों का मारा जाता है, गेम खेली जाती है, घटत बढ़त करके रक्षा बजट लिमिटेड होता है, किसी और के हिस्से में डाला जाता है। यही वो अंदर का सच है, क्योंकि ये एक लिमिटेड बजट है। उस बजट को बांटा कैसे जाए वो उच्चाधिकारियों की सिफारिश पर डिपेंड करता है। वैसा नहीं हुआ, इसलिए जोर शोर से स्ट्रांगली अपनी मांग को, अपने पॉइंट्स को, यानी अपने तर्कस में वो तीर रखें जो ब्रह्मास्त्र की तरह हो और जिसकी काट किसी के पास न हो। ऐसे पॉइंट वहां पर रखने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर ब्यूरोक्रेट्स जो ये देश को चला रहे हैं, प्रशासन को चला रहे हैं और पॉलिसीज को चला रहे हैं, उन्हें डिफीट करना इतना आसान भी नहीं है। इसलिए बने रहें परिहार विजय पथ के साथ और अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में दें और बार बार इसे देखें और लोगों को जरूर भेजें और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।